हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 यूनिट 3 जावा प्रोग्रामिंग के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। एंड इस वीडियो को देखने से पहले आप वन शॉट वीडियो कंप्लीट करेंगे जहां पर हमने कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से समझा एंड देन आप इस वीडियो को देखेंगे। क्वेश्चन 1, प्रेडिक्ट द आउटपुट। यहाँ पर हमें ये कोडिंग गिवन है एंड इसके बेसिस पर हमें आउटपुट बताना है। ये क्वेश्चन हमने कोडिंग वीडियो में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आपको जावा प्रोग्रामिंग की वीडियो देखने से पहले आपको कोडिंग वीडियो देखनी है। मैंने कोडिंग वीडियो में डिटेल में आपको बताया है किस तरह से आपको कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। तो अगर आप पहले वो वीडियो देखेंगे तो उसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी कोडिंग क्वेश्चन आता है तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले वो वीडियो देखनी है एंड देन आप जावा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जावा में आपको कोडिंग क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं एंड बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे कोडिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करें, लीव ना करें, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि कोडिंग अच्छे से आपको समझ में आए एंड आप प्रॉपरली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए आप पहले कोडिंग वीडियो देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन 2। यहाँ पर हमें बताना है जावा में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प से प्री बिल्ट क्लास एंड उसके एसोसिएटेड मेथड्स को यूज़ करते हैं। वो होती है इंपोर्ट स्टेटमेंट। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द डैश ब्लॉक्स फॉलो अ ट्राई ब्लॉक। मीन्स ट्राई ब्लॉक के बाद कौन से ब्लॉक्स गिवन होते हैं? कैच ब्लॉक्स गिवन होते हैं। द आंसर इज कैच। इट कंटेन्स द एक्सेप्शन हैंडलर स्पेसिफिक कोड। मीन्स ऐसा कोड जो तब एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन होगी, वो कहाँ पर होता है? कैच ब्लॉक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंपाइलर। हम कंपाइलर किस लिए यूज़ करते हैं? टू ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। मीन्स जो हम कोड लिखते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, तो उसे ट्रांसलेट करना होता है मशीन लैंग्वेज कोड में। तो ये ट्रांसलेशन कौन करता है? कंपाइलर करता है। देन क्वेश्चन 5, नेम एनी 2 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। हम जानते हैं 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, तो आप कोई भी 2 यहाँ पर बता सकते हैं, इंट, फ्लोट। क्वेश्चन 6, यहाँ पर हमें बताना है एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जिसे हम लिखते हैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। दैट इज मेथड। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन क्वेश्चन 7, यहाँ पर हमें जावा कोड गिवन है, इसका आउटपुट बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पहले कोडिंग वीडियो देखनी है। आई होप आपने कोडिंग वीडियो देख ली है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कि हमें क्या कोड गिवन है, उसी के बेसिस पर हम ये बता पाएंगे कि आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम स्ट्रिंग डिफाइंड है एंड इसकी वैल्यू है प्रियांक। देन लास्ट नेम स्ट्रिंग डिफाइंड है एंड इसकी वैल्यू है अरोड़ा। देन system.out.println ये कमांड गिवन है एंड यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है वो हमने ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया है, फर्स्ट नेम डॉट लेंथ। फर्स्ट नेम क्या है? जो ये स्ट्रिंग है, फर्स्ट जो हमने डिफाइन की है, ये स्ट्रिंग का नेम है। डॉट लेंथ, डॉट लेंथ एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करते हैं। मींस वहाँ पर कितने लेटर्स हैं ये काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने लेटर्स हैं हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं। एंड लास्ट नेम में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम डॉट लेंथ प्लस लास्ट नेम डॉट लेंथ मीन्स दोनों की लेंथ को कंबाइन करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? 7 + 5। तो 7 + 5 क्या होता है? 12 होता है। एंड क्योंकि हमने यहाँ पर system.out.println कमांड यूज़ की है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 12 प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, हमने यहाँ पर आउटपुट किस तरह से लिखा है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8, यहाँ पर हमें आउटपुट बताना है इस गिवन कोड के बेसिस पर। एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इफ़ वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज़ 1। तो अगर आपने क्वेश्चन इनकम्प्लीट पढ़ा तो आप गलत कर देंगे, बट आपको क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि वेरिएबल की वैल्यू 1 रहने वाली है, उसके बेसिस पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू, क्या आउटपुट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज्ड है। तो स्विच के साथ ए गिवन है, ए वेरिएबल है एंड इसकी वैल्यू हमें स्विच करनी है, मींस हमें डिफरेंट वैल्यू से मैच करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस गिवन है एंड केस में क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, 0, 1, 2, 3, ये सभी वैल्यूज़ गिवन है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट उसी तरह से वर्क करती है स्विच स्टेटमेंट में जिस तरह से एक कार में ब्रेक वर्क करता है। अगर आपको कहीं भी गाड़ी रोकनी है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी। उसी तरह से अगर आपने स्विच स्टेटमेंट में हर केस के बाद ब्रेक नहीं लगाया तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा एंड वो नेक्स्ट केस पर चला जाएगा। तो जब तक आप केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक एग्जीक्यूशन उस केस के लिए नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्लियरली गिवन है कि वेरिएबल ए की वैल्यू 1 है, तो इस हिसाब से रेड वैल्यू आनी चाहिए थी। बट केस 1 के बाद कोई ब्रेक स्टेटमेंट गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि ब्रेक फेल हो गए हैं, हम ब्रेक लगाना भूल गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूशन वहाँ पर नहीं रुकेगी, वहाँ पर स्टॉप नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है एंड एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस पर फॉल थ्रू कर जाएगी। तो यहाँ पर केस 2 के साथ जो स्टेटमेंट गिवन है वो एग्जीक्यूट होगी, मीन्स हमें आउटपुट में क्या वैल्यू मिलेगी, ऑरेंज। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कह सकते हैं कि जब केस 1 जिससे वैल्यू मैच होनी थी वहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुई तो केस 2 के साथ जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्यों एग्जीक्यूट हुई हैं, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि जिस भी केस की वैल्यू मैच करती है, यहाँ पर केस 1 की वैल्यू मैच की तो इसका मतलब है कि उसके करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइडेड नहीं है तो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस पर फॉल कर जाएगा। एंड अगर नेक्स्ट केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है तो वो उस केस की जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर यहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइडेड नहीं होती तो नेक्स्ट केस पर फॉल थ्रू कर जाती एग्जीक्यूशन, तो नेक्स्ट केस की जो स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट होती। तो इसका मतलब है कि आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, सबसे पहले आपको वैल्यू मैच करनी है कि कौन से केस से वैल्यू मैच हो रही है एंड जिस भी केस की वैल्यू मैच हो रही है उसके करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। बट किस केस में होंगी? जब वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइडेड होगी। अगर वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो आप नेक्स्ट ऐसा केस ढूंढेंगे जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है एंड उसी के करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ओके, सो आई होप आप ये डिफरेंस समझ गए हैं एंड आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। Then next question 9, dash members of a class cannot be accessed outside the class। मीन्स एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, तो ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो एक क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते? तो वो होते हैं प्राइवेट मेंबर्स, बिकॉज वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं जहाँ पर उन्हें डिफाइन किया जाता है, जिस क्लास में उन्हें डिफाइन किया जाता है। सो वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते। देन क्वेश्चन 10, नेम द मेथड दैट इज यूज्ड टू कंकैटिनेट अ स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग इन जावा। मीन्स जब हमें कंकैटिनेशन करना होता है तब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कंकैट मेथड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ अ बाइट कोड? जावा बाइट कोड, जिसे हम जावा क्लास फाइल भी कहते हैं, ये हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं जब तक उस प्लेटफॉर्म पर JVM रनिंग है। मीन्स अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर JVM है तो हम उस प्लेटफॉर्म पर जावा बाइट कोड को रन कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जावा बाइट कोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में।
Then question 12, which of the following is or are not a keyword in Java? मीन्स जावा में कुछ स्पेसिफाइड कीवर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा कीवर्ड है जो जावा में नहीं होता है? ब्रेक होता है, वाइल भी होता है, फोर भी होता है एंड स्विच भी होता है, बट डिस्प्ले जावा में कोई कीवर्ड नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज डिस्प्ले. Then question 13, what is the purpose of using try and catch statements in Java? Students, before discussing the answer, let me inform you, we are discussing all types of questions. Means आप देख सकते हैं अभी तक हमने जितने भी PYQ वीडियोस किए हैं, हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. फिल इन द ब्लैंक, MCQ एंड वन लाइन क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन. मीन्स हम हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एंड उसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आंसर लिखना है, सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उस चीज़ को हमें सेपरेटली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने वन शॉट वीडियो देख लिया है एंड आप PYQ वीडियो देख रहे हैं फिर, तो उतना सफिशेंट है. तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने सेपरेटली डिस्कस नहीं किया है कि लॉन्ग आंसर कौन से हैं एंड शॉर्ट आंसर कौन से हैं. वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंड ये सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं. सो ऑफ कोर्सली ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर हमें बताना है जावा में ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट्स का क्या पर्पस होता है. तो हमें ये ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट्स यूज़ करनी होती हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए. मींस अगर कोई भी एक्सेप्शन है तो जो भी कोड है जिसकी वजह से एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है वो ट्राई ब्लॉक में होता है, एंड कैच ब्लॉक जो ट्राई ब्लॉक के बाद में होता है वहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर स्पेसिफिक कोड होता है. मींस ऐसा कोड जो तब एग्जीक्यूट होगा अगर एक्सेप्शन हो जाती है, उस केस में हम कैच ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं. एंड मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए कोड गिवन होता है. सो ये पर्पस होता है ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट्स को यूज़ करने का. क्वेश्चन 14, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग क्लास के कोई भी 2 मेथड्स एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने हैं. तो सबसे पहला मेथड हमने दिया है कंटेन्स मेथड. ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर गिवन स्ट्रिंग में स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग कंटेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है माई स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स हेल. सो यहाँ पर डॉट कंटेन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें चेक करना है कि हेल सब स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या फिर नहीं. तो हम देख सकते हैं माई स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वहाँ पर हेल कीवर्ड हेल सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट मिलेगा ट्रू. देन बूलियन एंड्स विद. तो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं कि गिवन स्ट्रिंग में जो भी हमने सफिक्स दिया है उसके साथ वो स्ट्रिंग एंड करती है या फिर नहीं. तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स में आंसर मिलता है. तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया है माई स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद ओल्ड. तो हम देख सकते हैं ओल्ड के साथ एंड नहीं हो रहा है बिकॉज लास्ट में है ORLD. तो ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पर हमें आउटपुट में मिलेगा फॉल्स. क्वेश्चन 15, ये क्वेश्चन हमने कोडिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से देखेंगे. एंड अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर कलर की वैल्यू 25 होती है तो क्या आउटपुट आएगा. ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है. ओके. क्वेश्चन 16, यहाँ पर हमें बताना है जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कंसिडर किया जाता है. डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या फीचर्स होते हैं हमें वो मेंशन करना है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स OOP लैंग्वेज में प्रोग्राम कलेक्शन होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. एंड ईच ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. तो ये चीज़ें हम
एग्जाम्पल्स की हेल्प से यहाँ पर स्पेसिफाई करने वाले हैं। तो जावा की बात करें तो जे टेक्स्ट फील्ड, जे लेबल, जे टेक्स्ट एरिया, ये सभी क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम कैपिटल जे लिख रहे हैं एंड कोई भी इसके आगे नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है, जे टेक्स्ट फील्ड 1, जे लेबल 1, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है एंड जो जे है वो कैपिटल बनाया है, तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि वो क्लास है, ना कि ऑब्जेक्ट। तो जब हमें क्लास इंडिकेट करनी है तो हम जे कैपिटल बनाते हैं। तो ये सभी क्लासेस हैं एंड इनके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 1, जे लेबल 1, जे टेक्स्ट एरिया 1, ये सभी ऑब्जेक्ट्स होंगे। एंड देन सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, ये सभी क्या होते हैं, ये मेथड्स होते हैं जो डिफरेंट क्लासेस में अवेलेबल होते हैं। देन जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, टेक्स्ट, एनेबल्ड, एडिटेबल, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये है एक्चुअल डेटा मेंबर्स। ये डेटा मेंबर्स क्यों हैं, क्योंकि जो डेटा है वो एक्चुअली कहाँ स्टोर होता है, ये प्रॉपर्टीज़ में स्टोर होता है, तो इसलिए ये सभी प्रॉपर्टीज़ डेटा मेंबर्स होते हैं। तो ये सभी फीचर्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये जावा में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को सेटिस्फाई करता है। सो दैट इज़ वाई जावा इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Question 17. Java is a platform independent language. Justify the statement. Java compiler Java कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता है, जावा कोड को जावा बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है। तो जब भी हम जावा बाइट कोड को किसी भी कंप्यूटर पर मींस किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं, तब जावा इंटरप्रेटर, जो जावा वर्चुअल मशीन भी जिसे कहते हैं मींस जेवीएम, तो जेवीएम क्या करता है, इस बाइट कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में एंड देन उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस चीज़ का, इस अप्रोच का क्या एडवांटेज रहता है कि एक बार प्रोग्रामर ने जावा कोड को जावा बाइट कोड में कंपाइल कर दिया तो फिर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है जब तक उस प्लेटफॉर्म पर जेवीएम रनिंग है। तो यहाँ पर जो मशीन कोड की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है, मींस डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट मशीन कोड यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास जावा बाइट कोड है जिसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं जब तक वहाँ पर जेवीएम रनिंग है। तो इस वजह से जावा प्रोग्राम्स को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं एंड इसी वजह से ये हाईली पोर्टेबल भी होते हैं। देन क्वेश्चन 18. 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स बताने हैं जावा में। तो यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने एग्जाम्पल दिया है इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का। इक्वल टू ऑपरेटर ए एंड बी की वैल्यूज़ इक्वल होने पर ट्रू रिजल्ट देता है एंड अगर ए एंड बी की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो फॉल्स देता है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जस्ट अपोजिट होता है, अगर ए एंड बी की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तब ट्रू रिजल्ट मिलता है एंड अगर ए एंड बी की वैल्यूज़ इक्वल हैं तो फॉल्स रिजल्ट मिलता है। सो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सबसे पहले है सिंपल असाइनमेंट, ये असाइन करता है लेफ्ट साइड ऑपरेंड की वैल्यू राइट साइड ऑपरेंड को। देन ऐड एंड असाइनमेंट, ये सबसे पहले ऐड करेगा लेफ्ट साइड ऑपरेंड की वैल्यू को राइट साइड ऑपरेंड में एंड देन असाइंस द रिजल्ट टू द राइट साइड ऑपरेंड। मीन सबसे पहले एडिशन होगा एंड देन वैल्यू असाइन हो जाएगी राइट साइड ऑपरेंड को। क्वेश्चन 19. व्हाट आर द 2 ways टू राइट कमेंट्स इन जावा। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट्स लिखनी है तो हम बिगिन कर सकते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ एंड अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स लिखनी है तो हम स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश के बीच में मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। सो ये 2 ways हैं जिनकी हेल्प से हम जावा में कमेंट्स लिखते हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802 की ऑल इन वन बुक परचेज करनी है जिसमें नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स गिवन है, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है।